Welcome dear students. Our today's topic is the DNA replication. आज हम DNA replication के बारे में पढ़ेंगे. As you know that Watson and Crick's model of DNA immediately suggests that two strands of DNA would separate. हमने अब तक जो DNA की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, तो उसके बाद वाटसन और क्रिक जो था उनका मॉडल जो DNA का था, उसमें यह है कि DNA जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो स्ट्रैंड्स का बना हुआ है, तो उसने ये सजेशंस दिए कि DNA की जो दो स्ट्रैंड्स है हम उनको सेपरेट कर सकते हैं. Each parented or parent strand serves as a template, that's a model or we can say the guide for the formation of a new but complement strand. क्या होता है कि जो DNA की जो दो स्ट्रैंड है, यानी दो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसके, तो उनमें से कोई भी पेरेंट स्ट्रैंड जो है इट सर्व्स एज अ टेम्पलेट, यानी एक मॉडल या गाइड हम कहेंगे, या एक प्लेटफॉर्म है जिससे दूसरा एक नया स्ट्रैंड वजूद में आता है. यानी डीएनए की जो दो स्ट्रैंड्स है उनमें से दोनों में से मैंने हम कहेंगे कि दोनों स्ट्रैंड जो है एक प्लेटफॉर्म का काम करते हैं, एक गाइड का काम करते हैं, एक मॉडल का काम करते हैं, एक ऐसी मतलब हम कहेंगे एक मैटरनल या पैटर्नल जो है ना, एक स्ट्रैंड का काम करते हैं जो कि एक दूसरे स्ट्रैंड जो है एक उसी जैसा एक स्ट्रैंड है, वो उसमें इतनी शक्ति है, उतनी ताकत है कि वो अपना जैसा स्ट्रैंड उसमें से पैदा करता है, पैदा कर सकता है, बना सकता है. उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं, यानी स्ट्रैंड जो बिल्कुल हूबहू अपनी कॉपी बनाता है, या हम कहेंगे एक मॉडल या गाइडिंग करता है, गाइड का काम करता है, जिससे दूसरा स्ट्रैंड बनता है, उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं. Thus the new or daughter DNA molecules formed would be made of one old or parent strand and another newly formed complement strand. अब देखिए क्या है, जब इस डीएनए में रिप्लिकेशन होती है, यानी ये अब नई रिप्रोड्यूस होता है, नई स्ट्रैंड्स बनाता है, क्या होता है कि एक स्ट्रैंड पुराना रहता है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो नया होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे ये दो स्ट्रैंड है डीएनए की, ये ए स्ट्रैंड है, ये बी, ये हमारे पास ए स्ट्रैंड है और ये हमारे पास बी. ए स्ट्रैंड जो है ना, ये खूब वो अपनी कॉपी बना देता है, बनाई उसने. बी स्ट्रैंड ने भी अपनी कॉपी बनाई है. तो क्या होता है कि नया जो डीएनए यहाँ पर बनता है, डीएनए स्ट्रैंड जो बनते हैं, दो डीएनए स्ट्रैंड मिलते हैं, उसमें एक पुरानी कॉपी होती है और एक नई कॉपी, जिसको हम डॉटर कॉपी बोलेंगे या डॉटर डीएनए बोलेंगे, वही डॉटर डीएनए होती है. यानी एक स्ट्रैंड में डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, दूसरे में ओल्ड वन होते हैं, या पेरेंटल में से दूसरा एक होता है. दिस मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूली डॉटर डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन. इस मेथड को, यानी जिसमें एक नई डॉटर डीएनए, डॉटर स्ट्रैंड या डॉटर डीएनए बनता है, एक पुराना रहता है, तो उसको हम सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोलते हैं. यहाँ पर सेमी कंजर्वेशनस होती है, दो में से एक स्ट्रैंड पुराना होता है, एक नया होता है. सो हम इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन. एक ऐसा तरीका रेप्लिकेशन का जिसमें एक नया डॉटर डीएनए बनता है, और वो क्या होता है कि जो नया डीएनए बनता है वो हाफ नया होता है, हाफ पुराना होता है, एक स्ट्रैंड नया है, एक पुराना है. तो ऐसे मॉडल को हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए बोलते हैं. देखिए, अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो इसका दिया है वो मिचेल्सन एंड सतह ने दिया है. सतह और मिचेल्सन जो थे, ये दो बायोलॉजिस्ट थे, जेनेटिस्ट थे. उन्होंने 1958 में एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया है सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए ये मॉडल जो था, ये उन्होंने 1958 में एक
इसका साइंटिफिक प्रूफ दिया है उन्होंने। They conducted experiments using heavy nitrogen N15 to determine whether the concept of semi-conservation replication is correct. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में हैवी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिया है, यानी N15, ये एटॉमिक वेट 15 वाला नाइट्रोजन उन्होंने लिया है, ये देखने के लिए कि क्या डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है या नहीं। तो अब उनका प्रोसीजर जो था वो क्या था, उन्होंने काम क्या किया है, कैसे किया है, यानी उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी। दे यूज्ड सीशियम क्लोराइड ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन टेक्निक फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए उन्होंने एक टेक्निक जो यूज़ की है उसमें हम सीशियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको सीशियम क्लोराइड ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन टेक्निक बोलते हैं। और एन सोल्यूशन ऑफ सीशियम क्लोराइड ऑन सेंट्रिफिकेशन, जब सेंट्रिफिकेशन हम करते हैं इट फॉर्म्स डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड्स ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ lower density at the top that increases gradually towards bottom with highest density। जब हम यहाँ पर सेंट्रिफिकेशन करते हैं सीशियम क्लोराइड के साथ, तो हम क्या देखते हैं कि हम कहेंगे कि उस सॉल्यूशन में जो ग्रेडियंट बैंड्स बनते हैं, डीएनए के अंदर जो बैंड्स बनते हैं उसमें जो लोअर डेंसिटी वाले होते हैं वो टॉप की तरफ होते हैं, और जितना हम अंदर की तरफ या बॉटम की तरफ चले जाते हैं डेंसिटी में इजाफा होता है। इफ डीएनए इज ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज आर मिक्सड विथ सीशियम सॉल्यूशन, जब हम डिफरेंट डीएनए जिनकी डिफरेंट डेंसिटीज है हम सीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन में उनको मिलाते हैं, these would separate from one another and would form a definite density band in the gradient along with cesium chloride solution। जब उनको हम एक साथ मिलाते हैं तो फिर जब सेंट्रिफिकेशन होती है उसमें इस सॉल्यूशन के अंदर तो ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपनी जो डेफिनेट इनकी डेंसिटी है उसी के ये बैंड्स बना देते हैं। मिचेल्सन एंड सता created DNA molecules of different densities by using nitrogen 14 and its heavy isotope nitrogen 15। मिचेल्सन और सतह ने डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है उनकी डिफरेंटीज देखने के लिए, उनकी डिफरेंट डेंसिटीज बनाने के लिए उन्होंने दो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के यूज किए, N14 और N15। तो ये प्रोसीजर जो था, अब जब हम एनिमल्स के ऊपर इसको यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमने इससे इस्चेरिशिया कोलाई को लिया है। दिस बैक्टीरियम वाज ग्रोन इन दिस N15 HCl NH4Cl कंटेनिंग कल्चर मीडियम फॉर मैनी जनरेशंस। देखिए यहाँ पर हमने बैक्टीरिया को ग्रो किया है सोडियम क्लोराइड, जिसमें क्या बोलते हैं इसको, जो हमारा सॉल्यूशन था यहाँ पर इसके अंदर, यानी हमने यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड का जो हमने सॉल्यूशन लिया है, यानी इस बैक्टीरिया को हमने अमोनियम क्लोराइड के एक कल्चर के अंदर जिसमें अमोनियम क्लोराइड था इसमें ग्रो किया, वहाँ पर जो नाइट्रोजन था वो N15 वाला वो हैवी नाइट्रोजन था यहाँ पर, यानी अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन का एटम था वो हैवी एटम था। तो ऐसे सॉल्यूशन में जो अमोनियम क्लोराइड का है नाइट्रोजन हैवी एटम वाला कल्चर था, तो उस मीडियम में हमने इस्चेरिशिया कोलाई को कल्चर किया है, सो दैट बैक्टीरियल डीएनए बिकम्स कंप्लीटली हैवी। इससे क्या होगा, क्योंकि इसमें हैवी नाइट्रोजन हमने यूज़ किया तो जो बैक्टीरियल यहाँ से डीएनए आएगा तो नेचुरली उसमें जो नाइट्रोजन होगा वो हैवी नाइट्रोजन होगा। सो इसका ये स्ट्रैंड जो है ना या डीएनए मॉलिक्यूल जो होंगे वो हैवी होंगे। दिस नॉन रेडियो एक्टिव और हैवी डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इन दिस N15 हैड मोर डेंसिटी देन डीएनए विथ नॉर्मल नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पर ये देखा गया है कि जब हमने इसको हैवी नाइट्रोजन एटम को लिया है तो अब क्या होगा, ये नॉन रेडियो एक्टिव है, नॉन रेडियो या हैवी डीएनए हम इसको बोलेंगे, तो इसकी फॉर्मेशन होगी और ये उससे डिफरेंट होगा जो नॉर्मल नाइट्रोजन है दैट इज N14 वाला, तो उससे ये हैवी
होगा इसके स्ट्रैंड, जिससे हम डिफरेंशिएट दो स्ट्रैंड्स कर सकते हैं कि एक कौन सा पुराना है कौन सा नया है, यानी सेमी कंजर्वेटिव है या नहीं। वो इससे डिफरेंशिएट होगा जब एक कंपोनेंट को हम जो हमने यूज़ किया है, नाइट्रोजन का एटम जो हमने यूज़ किया, हमने दो एटम लिए हैं, एक नॉर्मल था एक आइसोटोप था। तो जाहिर सी बात है कि जब हम लेटर एंड स्ट्रैंड्स देखेंगे तो उनसे पता चलेगा कौन नया है कौन पुराना है। Bacteria were then transported to culture medium containing only normal nitrogen. That is this, and 14 wala change in density was observed by taking DNA samples periodically. यानी उन्होंने जब इसको ग्रो किया, कल्चर किया इस बैक्टीरिया को, तो वो पीरियडिकली वक्त के साथ साथ हफ्तों या 2 हफ्तों के बाद इसके सैंपल्स लेते जा रहे हैं। If DNA replicated semi-conservatively, then each heavy, then N15 DNA strain should separate, and each separated strain should acquire a length pattern after one round of replication. यानी इससे ये पता होगा कि जब इनमें रेप्लिकेशन होगी, हमारे पास जो नए स्ट्रैंड्स आएंगे, तो उससे हमें पता चलेगा N15 जो हैवी नाइट्रोजन किसके अंदर है, नॉर्मल किसके अंदर है। और जाहिर सी बात है कि जब हम दोनों स्ट्रैंड को साथ में देखेंगे तो हमें खुद पता चलेगा कि ये अगर ये सेमी कंजर्वेटिव है तो एक डेफिनेटली एक स्ट्रैंड में N15 होगा और दूसरे में N14 होगा। This should be a hybrid DNA made of two strands, this N14 N15। यानी जो यहाँ पर एक नया स्ट्रैंड जो बनेगा उसमें दोनों टाइप के नाइट्रोजन हो सकते हैं, N14 और N15 का। यानी हम अगर हम देखें एक नया DNA बन गया हमारे पास, एक स्ट्रैंड है उसमें जिसमें N14 वाले हैं, दूसरा किसका बना है N15 का, तो N14 N15 के हमारे पास स्ट्रैंड्स होंगे। ये पता चलेगा हमें कौन पुराना है कौन, यानी N14 पुराना है और N15 वाला नया है। Michelson and Sete observed that such DNA was actually half dense, indicating the presence of hybrid DNA molecule। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने देखा है कि ये DNA जो है ये हाफ डेंस है, ये ज़्यादा, इसमें ज़्यादा डेंसिटी नहीं है, ये ज़्यादा हम कहेंगे कि मोटा नहीं है, ये ज़्यादा कंडेंस्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हाइब्रिड है, ये दो का बना हुआ है, ये हाइब्रिड टाइप का है। आफ्टर सेकंड ऑफ रेप्लिकेशन देयर वुड बी 4 DNA मॉलिक्यूल्स। और जब रेप्लिकेशन हो गई तो जाहिर सी बात है कि 2 से ये 4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे DNA के। Of these, 2 molecules will be hybrid, showing half density as earlier, and the remaining 2 molecules would be made of light strands। दो टाइप के स्ट्रैंड्स अब बन गए, आधे जो है वो किसके हैं, वो हाइब्रिड टाइप के हैं, यानी हैवी है वो, और दूसरे जो हैं वो लाइट स्ट्रैंड्स होंगे, यानी N15 और एक N14 N15 वाला और दूसरा N14 वाला होगा। Thus after second generation the same half dense bands was seen, but the density of light bands increased। जब देखेंगे कि जब सेकंड जनरेशन होगी तो हम देखते हैं कि एक जैसी हाफ डेंसिटी वाले बैंड्स भी होंगे N14 15 वाले, और इसके साथ साथ हम लाइट बैंड्स N14 वाले जो देखेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि उनकी तादाद भी इंक्रीज हो रही है। Michelson and Sete work as such provided confirmation of Watson-Crick model of DNA and its semi-conservative replication। दोनों ने जब इस तरह का ये एक्सपेरिमेंट किया है तो इससे ये साबित हुआ है कि जब हमने देखा एक स्ट्रैंड N15 वाला था नाइट्रोजन वाला, दूसरा था N14 का, तो हमें पता चला है कि ये सेमी कंजर्वेटिव है। N14 तो ओल्ड वन थे, N15 नए बने थे। तो हमने हर DNA स्ट्रैंड में, DNA मॉलिक्यूल में देखा है कि ये हाफ पुराना है और एक यानी हाफ तो वो नस्ब पुराना है नस्ब नया है, वन स्ट्रैंड पुराना है वन स्ट्रैंड नया है। तो इस तरह मिचेल्सन और सते ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है कि वाटसन और क्रिक का जो मॉडल ऑफ DNA है ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। सो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है। टेलर प्रूव्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ दिस क्रोमोसोम रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स using titrated thymidine in the root of Escherichia faba।
टेलर ने भी ये प्रूव किया है यूकैरियोट्स के अंदर। उसने यूकैरियोट्स के अंदर ये उसने ट्राइटेटेड थाइमिडीन यूज किया है। किस जो विषय फाबा जो है, फाबा बीन्स जिनको हम बोलते हैं, जो बीन्स का एक कसम वेराइटी है जिसको हम वेशा फाबा बोलते हैं, तो वेशा फाबा के रूट सेलों पर उसने इसका तजुर्बा किया है, उसका एक्सपेरिमेंट किया है ट्राइटेटेड थाइमिडीन के साथ, और वहां भी उन्होंने यही प्रूव किया यूकैरियोट्स के अंदर। Cairnes proved semi-conservative mode of replication in E. coli by using trithymidine H3TDR in in this autoradiography experiments. कैरियंस जो था उसने भी यही सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो ने प्रूव किया ई कोली के अंदर। उसे यहाँ पर उसने ये, जबकि मेसलसन और सत्या ने ई कोली को टेस्ट किया था किसके अंदर, उसकी कल्चरिंग की थी दिस अमोनियम क्लोराइड के अंदर। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया कैरेनस ने, उसमें उसने उसको ट्राइट्रेट किया है, ट्राइट्रेट उसने यूज ट्राइट्रेटेड थाइमिडीन जिसने यूज किया है, और ऑटो रेडियोग्राफी एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने भी ये प्रूव किया। ही प्रपोज्ड दिस थीटा मॉडल फॉर रेप्लिकेशन इन सर्कुलर डीएनए। उसने भी एक थीटा मॉडल जो था उसने वही प्रपोज किया है किसके अंदर, इस डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। एक्सपेरिमेंट था इनका मेसलसन और सत्या का। आप जैसे देखते हैं दिस इज द 15 एन डीएनए था ये आप इस स्ट्रैंड को देखिए, ये एक 15D जो था हमारे पास था, तो ये देखिए जब इसकी रेप्लिकेशन हो गई ये 15N डीएनए है, और ये दूसरा जो है ये 14N डीएनए वाला है। ये दो स्ट्रैंड्स है रेप्लिकेशन, यानी इन दो से इसके दो बन गए और इसके दो बन गए। अब देखिए उसके बाद आफ्टर 40 मिनट्स क्या देखते हैं, ये जनरेशन सेकंड के अंदर है, ये N14 डीएनए बन गया, ये N15 डीएनए है, ये यहाँ पर ये N14 डीएनए आप देख रहे हैं, ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड, और ये स्ट्रैंड इस N15 है, यानी इनकी हाफ ऑफ डीएनए है, और ये N14, यानी दो N14 स्ट्रैंड्स है, दो N14 सॉरी डीएनए मॉलिक्यूल्स है, और दो जो मॉलिक्यूल्स है वो N14 और N15 के है। यानी ये भी N14 N15 का, इसका भी एक स्ट्रैंड N15 और दूसरा N14 का है, जिससे प्रूव होता है कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। तो ये एक्सपेरिमेंट था जो मेसलसन और सत्यन ने लिया है, और जिसके जरिए उन्होंने प्रूव किया दैट द DNA model is the semi-conservative. This was all about today's topic. Thanks.